गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो इनेकाद किया गया है, तो उस सिलसिले में CTTC के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों को लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर मिल जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है POE के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 से एक टॉपिक लिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसको समझने में गलती कर देते हैं और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को गलत पुट कर देते हैं। अब देखें, पहले चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हम लोग ओहम्स लॉ की बेसिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें रेजिस्टेंस हमारे पास एक मुज़ामत कहलाती थी। अब मुज़ामत हमारे पास होती क्या है? सर्किट में लगा हुआ कोई भी ऐसा आला या इक्विपमेंट जो सिर्फ और सिर्फ करंट की मिकदार को महदूद या कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का इसके अलावा और कोई काम नहीं होता, और इसकी सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इसलिए पेश आती है जहाँ पे हमें करंट को लिमिट करना होता है, बाकी सर्किट्स की सप्लाई को मुतासर किए बिना वहाँ पे हम सर्किट में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब बेटा, इसके ऊपर ओहम्स लॉ हमारे पास एप्लीकेबल होता था। ओहम्स लॉ आप सब लोग जानते हैं कि V = IR है। ठीक है, अब ओहम्स लॉ इस पर क्यों एप्लीकेबल होता था? ओहम लॉ की कुछ शराइत हैं, यानी कि कुछ रूल्स हैं। उसके रूल्स ये हैं कि वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स के ऊपर अप्लाई होता है, DC सर्किट्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा किसी सर्किट पे अप्लाई नहीं होता। तो हम जब भी ओहम्स लॉ के ज़रिए करंट या रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम I = V/R के ज़रिए करंट फाइंड कर लेते थे। ठीक है, अब बच्चे, अगर तो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस के अलावा कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई इंडक्टर लगा हुआ है, तो उस सूरत में जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? देखें, अगर तो सर्किट के अंदर एक इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर आपको पता क्या होता है? कोई भी कॉयल होता है। कॉयल हमारे पास क्या काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फेज़ एंगल और फेज़ डिफरेंस को भी चेंज कर देता है। ठीक है, ये इसकी सर्किट डायग्राम है। देखें, एक कॉयल है, उसको सप्लाई दी गई है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब कोई कॉयल होगा, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, उसकी कोई ना कोई मुज़ामत तो ज़रूर होती है ना। कोई भी चीज़ प्योरली कंडक्टिव तो नहीं है ना गोल्ड के अलावा। तो लिहाजा कॉयल जब किसी भी सर्किट में लगेगा तो उसकी मुज़ामत जो है वो रेजिस्टेंस से चेंज होकर रिएक्टेंस पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम X से ज़ाहिर करेंगे। अब चूँकि कॉयल को हम इंडक्टर को हम L से ज़ाहिर करते हैं, तो उसकी रिएक्टेंस क्या कहलाएगी? XL। ठीक है, अब XL की वैल्यू हमारे पास कैसे आती है? XL = 2πfL इसका फार्मूला है। ठीक है, 2πfL हमारे पास कैसे आती है? आप ये देखें कि जो फ्रिक्वेंसी, जो रिएक्टेंस है हमारे पास, वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इंडक्टर की, और सर्किट के जो है, और जो कैपेसिटर जो है उसमें हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट करते हैं तो 2πf और L कैसे, ये फार्मूले से हमारे पास आ गया। F हमारे पास फ्रिक्वेंसी का, और L जो है हमारे पास वो इंडक्टर की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब जो हमारे पास इंडक्टिव सर्किट होता है, इसमें होता क्या है? इसमें करंट हमारे पास वोल्टेज से क्या करती है? 90 डिग्री लैग करती है। ठीक है, करंट हमारी वोल्टेज से पीछे रह जाती है और वोल्टेज हमारे उससे आगे चले जाते हैं। तो लिहाजा इस तरह सर्किट की जो कुल मुज़ामत है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? इम्पीडेंस के, जिसको Z से ज़ाहिर करते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है, अगर तो सर्किट के अंदर जस्ट एक रजिस्टर लगा हो तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस RT या R कहलाएगी। ठीक है, जितने भी रजिस्टर लगे होंगे उनको ऐड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी रेजिस्टेंस निकल आएगी RT के बराबर। लेकिन अगर सर्किट में कोई एक रजिस्टर के साथ एक इंडक्टर लगा हुआ है या एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो RT से चेंज होकर Z यानी कि इम्पीडेंस पे कन्वर्ट हो जाती है। अब इम्पीडेंस भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है हमारे पास वो भी रेजिस्टेंस का ही नाम है, लेकिन वो चूँकि इंडक्टर लगने की वजह से सर्किट की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, उसका फेज़ एंगल चेंज हो जाता है, उसका सारे का सारा फिनोमिना चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम इसको इम्पीडेंस से ज़ाहिर कर देते हैं। अब बच्चे, जैसे आप लोगों को पावर मालूम करने का फार्मूला शुरू में भी बताया गया था कि P = VI cos phi। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू 90 डिग्री लीड या लैग करने की वजह से cos 90 उसमें पुट करेंगे तो आप पता है cos 90 की वैल्यू मैथमेटिकली भी हमारे पास 0 आती है। तो जब हम 0 को P = VI cos phi करेंगे, VI के अंदर cos phi की वैल्यू पुट करेंगे, जब 0 से सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली सर्किट की पावर जो है वो क्या हो जाएगी? वो हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास देखें, अब कैपेसिटर अगर सर्किट में लगा होता है तो कैपेसिटर लगने से क्या होगा? जस्ट हमारे पास जो है करंट वोल्टेज से लीड कर जाएगी। देखिए, यहाँ पे हमारे पास करंट 90 डिग्री क्या कर रही थी? लैग कर रही थी, या ये कह लें कि वोल्टेज लीड कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसमें? कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। ठीक है, तो बाकी सारे का सारा फिनोमिना सेम वैसे ही होगा। करंट जो है यहाँ पे वो लीड कर रही है। अब आपको पता है, अगर उधर लीड कर रही थी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, जब
रिवर्स हो जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगी। उधर अगर करंट जो है वो लैग कर रही है तो इधर करंट लीड कर रही है, तो जब उधर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी तो यहाँ पे लीड करने से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बाकी सारे का सारा फार्मूला वही रहेगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 एफ सी। 2 पाई जो फार्मूले का हमारे पास आ गया, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और सी से हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू आ गई, जितनी भी रेटिंग ऑफ कैपेसिटर है, चाहे वो 2 माइक्रोफैरेड का है, चाहे वो 0.2 माइक्रोफैरेड का है, जितने भी माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। और ये इसकी फेजर डायग्राम आ गई। अब जिस तरह उसी तरह सर्किट में हमारे पास जो है टोटल मुजामत जो है वो इम्पिडेंस Z के बराबर थी, इसी तरह हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट में भी टोटल मुजामत जो है वो इम्पिडेंस Z के बराबर होगी, और उसको हम किससे जाहिर करेंगे, XC से, ना कि R से। R मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे आपको रेफरेंस पे समझाने के लिए कि हम मुजामत को R से भी जाहिर करते हैं, और जो चीज़ मुजामत पैदा कर रही होती है कैपेसिटिव सर्किट में उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस या XC से जाहिर करते हैं। तो बेटा जो प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट होगा उसमें हमारे पास मुजामत क्या होगी, जस्ट हमारे पास R होगी। लेकिन अगर सर्किट के अंदर कोई इंडक्टर या कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तो मुजामत हमारी चेंज होकर R से इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो जाएगी। और उसी तरह फिर सर्किट के जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखें, अगर तो जैसे मैंने आपको बताया इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज हैं वो करंट से लीड कर रहे होंगे और करंट लैग कर रही होगी, ठीक है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो उसमें करंट लीड कर रही होगी और वोल्टेज लैग कर रही होगी। हाँ, एक बात मद्देनज़र रखिएगा इसमें कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री ही लीड करती है या 90 डिग्री ही लैग करती है, किन में, रेजिस्टिव या कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सर्किट की कुल पावर है वो ज़ीरो हो जाती है। अब इसमें हम जो है कॉज फाई क्यों फाइंड करते हैं, ये भी आप लोगों को पहले भी बार बार पढ़ाया है कि जो हमारे पास AC सर्किट होता है वो किस एंगल में लाई करता है, कॉज में। कॉज में क्यों करता है, क्योंकि आप ये देखें, ये हमारे पास कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट जो है ये हमारे पास साइन में होता है, वाई कंपोनेंट, ठीक है, और जो एक्स कंपोनेंट है ये हमारे पास कॉज में होता है। तो चूँकि AC की वेव फॉर्म जो है वो इस तरह ट्रैवल कर रही होती है फेज़ एंगल के तहत, 0 से 90, 90 से 180 एंड सो ऑन, ठीक है। जबकि DC की जो वेव फॉर्म है हमारे पास स्ट्रेट पाथ में ऐसे ट्रैवल करती है। तो लिहाजा जब भी हम AC की बात करते हैं तो हम एक्स कंपोनेंट या कॉज कंपोनेंट को लेते हैं और उसी में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जब कॉज 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी तो जब हम पावर फाइंड करेंगे, पावर का फार्मूला जैसे आप लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू VI cos फाई, ठीक है। अगर cos 90 की वैल्यू पुट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ऑटोमेटिकली VI भी इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल जो पावर है हमारे पास सर्किट की वो 0 हो जाएगी। उम्मीद है आज के टॉपिक की आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मुजामत में, इम्पीडेंस में और इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या फ़र्क है। ये सिर्फ एक ही चीज़ है, मुजामत ही कहलाती है, लेकिन सर्किट के पैरामीटर्स चेंज होने से इसका नाम चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई चीज़ इसमें मुझसे पूछनी हो तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।